नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 2,65,000 करोड़ रुपए की 12 उपायों की घोषणा। कहा, अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानदंड सकारात्मक होने से मजबूत हो रही है अर्थव्यवस्था। डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10% से बढ़ाकर किया गया 20%। फर्टिलाइजर के लिए दी जाएगी 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से निकलने में एक दूसरे की मदद करेंगे भारत और आसियान। 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा और विकास सभी के लिए महत्वपूर्ण। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है आसियान समूह। कोई भी विचारधारा राष्ट्रहित से ऊपर नहीं। जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रहित में एकजुट हों सभी विचारधारा के लोग। नए भारत का निर्माण करना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए तैयारी और बैठकों का दौर शुरू। एनडीए के नए विधायकों से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल होगी एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक। चुनाव आयोग ने राज्यपाल फागू चौहान को सौंपी नवनिर्वाचित 243 विधायकों की सूची। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के जरिए धनतेरस के दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश और उद्योग को दिवाली के तोहफे की दूसरी किस्त दी। इसके तहत रोजगार बढ़ाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुल मिलाकर सरकार ने 2,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाली का दूसरा तोहफा देते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से मजबूती आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये सूचकांक अपने 9 सालों के सबसे ऊपरी स्तर पर है और इसकी वजह है मांग में आई तेजी। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये तेजी बरकरार रहेगी। इस तेजी को बरकरार रखने के लिए निर्मला सीतारमण ने सरकार की कोशिशों के तहत आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया। प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा रोजगार और इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। संगठित क्षेत्र की कंपनियों के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ उन संस्थानों को मिलेगा जो नई नौकरियां दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना में 10,000 करोड़ रुपए और देने की बात कही है। We announce this 9th announcement is for another additional outlay of 10,000 crore. This will be part of the PM Garib Kalyan Rozgar Yojana. It can be used for Manrega, it can be used for Gram Sadak Yojana to ensure that the rural informal sector doesn't suffer for opportunities. So this money goes there. आत्मनिर्भर भारत 3.0 में देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले एक और सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खास योजनाएं और प्रावधान किए गए हैं। पीएम आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए 10% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर 3% कर दिया गया है। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पहली बार घर बेचने में सर्कल रेट और वैल्यू रेट में 10% की छूट को बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6,000 करोड़ रुपए की डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान किया गया है। For funding infrastructure, so we are now giving 6,000 crores of equity to the debt platform of NIIF
where private equity participation will also come in. NIIF itself has invested 2,000 crores. So by 2025, they will have to fund projects to the extent of 1,10,000 crores. We are creating this avenue for them to do it even through the debt market. किसानों को सस्ते दामों पर खाद मिल सके, इसलिए सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी और डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को पूंजीगत व्यय करने के लिए 10,200 करोड़ रुपए का आवंटन करने का ऐलान किया गया है, ताकि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन पर अनुसंधान और विकास के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी कही है। We provide not a very big sum you may think, but 900 crores for research and development as regards the COVID vaccine development which is happening. And this is being provided for the COVID Suraksha mission, purely for R&D purposes. And please notice that this money goes to the Department of Biotechnology, not health. It goes to the Department of Biotechnology for research purposes. इससे पहले बुधवार को सरकार ने 10 उद्योगों के लिए करीब 1,45,000 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि योजना की घोषणा की थी। जीएसटी कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई, बिजली की खपत और रेल ढुलाई जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ रही है। ये मजबूती बनी रहे, इसके लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणाएं काफी मददगार साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और आसियान कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से निकलने में एक दूसरे की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युयेन छुआन फुक ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी से निकलने का एकमात्र रास्ता आपसी सहयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युयेन छुआन फुक आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हर साल होने वाला आसियान भारत शिखर सम्मेलन कोविड महामारी की वजह से इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युयेन छुआन फुक ने संयुक्त रूप से 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति में आसियान का विशेष महत्व है और सुरक्षा और विकास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी and growth for all in the region के लिए एक cohesive and responsive ASEAN आवश्यक है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। पिछले कुछ सालों में हम इन सभी क्षेत्रों में करीब आते गए हैं। भारत और आसियान के बीच सभ्यताओं के संबंध हैं और ये दोनों रणनीतिक संबंधों का एक अहम हिस्सा हैं। आसियान की अध्यक्षता फिलहाल वियतनाम के पास है और इस अवसर पर वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान के देश और भारत दोनों दुनिया के दो बड़े बाजार हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के वक्त दोनों देशों के सक्रिय सहयोग से आर्थिक क्षेत्र में नई ऊर्जा आ सकती है। If we are to overcome the complex challenges and developments that our region and the world are facing, including the serious consequences of the COVID-19 pandemic, our countries must be determined and make strong efforts, and cooperation is key in this endeavor. The two sides' vast market potentials and robust economic growth offer numerous opportunities for trade and investment. We'll be able to work out effective ways and means to further energize our ASEAN-India cooperation. पिछले एक दशक से भारत और आसियान काफी घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। भारत ने आसियान को केंद्र में रखकर एक्ट ईस्ट नीति अपनाई हुई है, जबकि आसियान की इंडो पैसिफिक नीति हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत की नीति से काफी मेल खाती है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन भारत और आसियान देशों को सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श का मंच प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री ने इससे पहले पिछले साल नवंबर में बैंकॉक में हुए 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री अब तक 7 आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसके सदस्य देश हैं। आसियान सम्मेलन में सभी देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और आसियान शिखर सम्मेलन में दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला में भी एक दूसरे का सहयोग करने की बात तय हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान व्यापार समझौते में भी समीक्षा को जल्द पूरा करने को कहा। भारत और आसियान शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई। दोनों ने दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत के मामले में सभी संबंधित पक्षों से नियम आधारित व्यवहार और विवाद की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के अंक्लॉस के फैसले का सम्मान करने को कहा है। He welcomed ASEAN's initiatives to fight the pandemic and announced a contribution of $1 million to COVID-19 ASEAN Response Fund. Regional and international issues of common interest and concern were discussed at the summit today, including the South China Sea. Both India and ASEAN agreed on the importance of maintaining and promoting peace, security and stability in the South China Sea. They reaffirmed the importance of upholding international law, including the 1982 UNCLOS, while ensuring freedom of navigation in and overflight above the South China Sea and ensuring unimpeded lawful commerce. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में आज स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएनयू में लगी ये प्रतिमा सभी को स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश वो भूमि है जहां अलग अलग विचारों के बीज अंकुरित होते और फलते फूलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जब देश के सामने कोई कठिन समय आया है, हर विचारधारा के लोग राष्ट्रहित में एक साथ आए हैं। कोई भी विचारधारा राष्ट्रहित से ऊपर नहीं हो सकती। जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। हां, मैं मानता हूं कि स्वार्थ के लिए, अवसरवाद के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना भी उतना ही गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो इसका दायरा काफी व्यापक होता है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधन के साथ सोच और संस्कार भी आत्मनिर्भर बनते हैं। ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती रहे। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जब भारत का सामर्थ्य बढ़ा है तब तब उससे दुनिया को लाभ हुआ है। भारत की आत्मनिर्भरता में पूरे संसार के कल्याण की सोच जुड़ी हुई है। आज हर क्षेत्र में जो सुधार किए जा रहे हैं उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बेहतर बनाने का संकल्प है। भारत की आत्मनिर्भरता में आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना जुड़ी हुई है। पूरे संसार के कल्याण की सोच जुड़ी हुई है। साथियों, आज हर सेक्टर में किए जा रहे अभूतपूर्व सुधार आत्मनिर्भरता की भावना से किए जा रहे हैं।
देश की जनता ने वोट के माध्यम से इन रिफॉर्म्स को समर्थन भी दिया है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के आदर्श के लिए प्रेरित करेगी। मैं समझता हूं विवेकानंद जैसे महामानव की प्रतिमा से व्यक्ति निर्माण का चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और उन आदर्शों को लेकर के नेशन फर्स्ट की सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वें आयुर्वेद दिवस पर भविष्य के लिए तैयार 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे वो हैं भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। दोनों संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थान हैं। भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर को संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। आयुष मंत्रालय 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के मौके पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस साल 5वें आयुर्वेद दिवस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ में आयोजित सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव 2020 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कच्छ के दोरधो में प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमांत गांव में रहने वाले लोगों की कला और अद्भुत हुनर देखने को मिला, जो सचमुच बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमारी प्राचीन भारत हस्तकला के संरक्षण और उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार की सीमा से सटे इलाकों में विकासोत्सव का आयोजन करेगी। ये अविरत चलने वाली श्रृंखला है। ये गुजरात की सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। आज हम इसका शुभारंभ करने वाले हैं। देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है, सब जगह पर इसे ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास और सुरक्षा देखने को मिली है। हम इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। कि सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है। उनको किसी भी प्रकार से विकास से पीछे न रहना पड़े। चाहे लाइट की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगारी की बात हो, उनके बच्चों को दुनिया के साथ कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर सुशासन और विकास सीमांत गांव के अंदर पहुंचे, ये इसका मेन मुख्य उद्देश्य है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर हैं। नीतीश कुमार दीपावली के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह लगातार चौथा कार्यकाल होगा। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी के नए विधायकों से पटना स्थित अपने सरकारी आवास में आज मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कल एनडीए के चारों दल बैठक करेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। वैसे हम लोगों की मुलाकात सब लोगों से हो चुकी है, लेकिन एक साथ बैठना चाहिए। कल संभावित है कि हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। औपचारिक मीटिंग तो उसके बाद। इससे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी के निर्वाचित विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। मांझी ने नीतीश कुमार को सहयोग का पत्र सौंपा। चुनाव नतीजों में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। जीतन राम मांझी ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते
वो बिहार के नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी आज नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी ने भी 4 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में मिली हार पर महागठबंधन में मंथन जारी है। पटना में महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता चुना गया। कांग्रेस में भी चुनाव नतीजों में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और उन्हें 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मणिपुर में 4 नवनिर्वाचित विधायकों ने आज राज्य विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष वाई खेमचंद ने विधायकों को शपथ दिलाई। जिन 4 सदस्यों ने शपथ ली, उनमें 3 विधायक बीजेपी के और 1 निर्दलीय हैं। मणिपुर में 5 सीटों पर उपचुनाव घोषित किए गए, जिनमें से 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते, जबकि 3 प्रत्याशियों के उपचुनाव के लिए हुए मतदान में जीत हुई। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों और महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर नामांकन का काम आज पूरा हो गया है। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके साथ ही नामांकन वापस लेने की तारीख 17 नवंबर है। इन सीटों पर चुनाव 1 दिसंबर को होंगे। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित होंगे। महाराष्ट्र की 5 सीटों में से 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र नागपुर, पुणे और औरंगाबाद से हैं। वहीं 2 शिक्षक निर्वाचन सीटें पुणे और अमरावती संभाग से हैं। देश के 15 केंद्रों में कोविड-19 के लिए तैयार की जा रही वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। पिछले महीने इस परीक्षण में 1600 लोगों को शामिल किया गया। आईसीएमआर कोविशील्ड वैक्सीन के लिए चल रहे परीक्षण में सहायता और धनराशि उपलब्ध करा रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारत कोविड-19 के टीके को विश्वव्यापी स्तर पर विकसित करने और उसकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पुणे स्थित प्रयोगशाला में कोविशील्ड विकसित की जा रही है। इसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने सहायता उपलब्ध कराई है। दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण परिणाम के आधार पर आईसीएमआर की सहायता से एसआईआई इस टीके को भारत में उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। वहीं आईसीएमआर और एसआईआई अमेरिका के नोवावैक्स द्वारा विकसित कोवैक्स टीके के विकास में भी सहयोग कर रहा है। भारत में लगातार 5वें दिन कोविड-19 के 50,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। वहीं रिकवरी रेट करीब 93% हो गया है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,90,000 से नीचे पहुंच गई है। देश में लगातार 40 दिनों से दैनिक नए मामलों की संख्या दैनिक रिकवरी से कम चल रही है। फिलहाल रिकवरी रेट 92.89% है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 47,905 नए मामलों की पुष्टि के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 86 लाख से अधिक हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,89,294 हो गई है, जो कुल मामलों का 5.63% है। पिछले 24 घंटों में 550 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,28,121 हो गई है। देश में संक्रमण से मृत्यु दर 1.48% है, जो विश्व में सबसे कम में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हाल में हुई मौतों का 80% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से है। वहीं देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के कुल मामलों के 78% मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,93,000 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 12,19,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई के मझगांव डॉक पर स्कॉर्पियन क्लास की
5वीं पनडुब्बी वागीर आज नौसेना में शामिल हुई। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से नौसेना के बेड़े में शामिल किया। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि ये परियोजना भारत को एक पनडुब्बी निर्माता देश के रूप में स्थापित करेगी। भारत प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 5 पनडुब्बी तैयार की गई हैं। वागीर देश में बनने वाली 6 कलावरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक है। वेस्टर्न नेवल कमांड चीफ ने इस मौके पर कहा कि वागीर के अगले 1 साल के भीतर कमीशन होने की उम्मीद है। ये पनडुब्बियां लड़ाई में इस्तेमाल होने के अलावा दुश्मनों की जानकारी जुटाने और एरिया सर्विलांस जैसे काम भी बखूबी करती हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के सहयोग से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दोनों कंपनियों के बीच 6 सबमरीन तैयार करने के लिए 2005 में करार हुआ था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प जरूर लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।